हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन को। मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें अभी तक हमने इसके 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा 9वां चैप्टर है। 9वें चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत वन्यजीव एवं पर्यावरण के संदर्भ में। अभी तक हमने इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें वनों की इस वन्य स्थिति रिपोर्ट, वन्य जीवों प्राणियों के बारे में जाना, वन्य पुरस्कारों के बारे में, उसके साथ ही वन अनुसंधान केंद्र के बारे में, वनों से संबंधित प्रमुख योजनाओं और तथा प्रमुख वन औषधि के बारे में जाना। चलिए, तो अब आज का हमारा दूसरा जो पार्ट रहेगा वह रहेगा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, प्रोजेक्ट टाइगर, इन सब से रिलेटेड रहेगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसका पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। जानते हैं कि भारत में वर्ष 1972 में वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। तो भारत में वन्य प्राणियों और तथा वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना कब की गई? वर्ष 1972 में। मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण हेतु वर्ष 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो मध्य प्रदेश में यह अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में। और इसकी स्थापना कब की गई थी भारत में? वर्ष 1972 में। तो इसके उन 2 साल बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को मध्य प्रदेश में पारित किया गया। और भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम वर्ष 1952 में पारित किया गया था। भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? 1952 में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान तथा 26 अभ्यारण्य स्थापित किए गए, जिनमें 7 टाइगर रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया, 3 घड़ियाल एवं जलीय जीव अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं, जिसमें 5 अभ्यारण्य वर्तमान में प्रस्तावित है। तो इसके संदर्भ में है। अब आता है 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश में रजत जयंती के अवसर पर बारहसिंगा को राज्य के वन्य प्राणी घोषित किया गया। इसी के साथ ही 26 सितंबर 2011 को महसीर मछली, जिसे टोर कहा जाता है, राज्य के संरक्षण के लिए इसे वर्ष 2012 में IUCN द्वारा विलुप्त घोषित किया गया। और मध्य प्रदेश पर्यटन के द्वारा 9 मई 2016 को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव अवार्ड, जिसे लोनली प्लानेट समूह को प्रदान किया गया। अब आता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, कि प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में देखते हैं कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला को माना जाता है। तो विश्व में किसे कहा जाता है? गैनी मैनफोर्ड को, और भारत में कैलाश सांखला को। वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य था। तो ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें बाघों की संख्या 526 रही है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाघ दिवस? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1997 से प्रदेश के सभी टाइगर फॉरेस्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई और राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1 अप्रैल 1973 को लागू की गई। तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वर्ष 1997 से प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1 अप्रैल 1973 से शुरू की गई। अब आता है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1974 में सर्वप्रथम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा आरंभ किया गया था। फिर वर्ष 1981 के आते आते मध्य प्रदेश सरकार ने दूधराज, जिसे शाही बुलबुल कहा जाता है, उसे राजकीय पक्षी उसे घोषित किया। फिर इसे महारानी हुसैनी बुलबुल व पैराडाइज फ्लाईकेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस किस नाम से जाना जाता है? महारानी हुसैनी बुलबुल, पैराडाइज फ्लाईकेचर के नाम से इसे जाना जाता है। और इसे दूधराज पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया, जो भी 1981 में। थ्री का पक्षी के बारे में, यह पक्षी जो कि पपीहा जैसा दिखने वाला शिकारी पक्षी है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या इस पक्षी की पाई जाती है। थ्री का पक्षी के। अब आता है
कि वर्ष 1971 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में वनों के शिकार के प्रतिबंध करने हेतु लगाया गया तथा 24 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना जारी कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के वन्य प्राणियों एवं पक्षियों का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 1971 में क्या किया गया कि सर्वप्रथम वनों में शिकार के प्रतिबंध लगाया गया और 24 अक्टूबर 1989 को एक अधिसूचना जारी कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के वन्य प्राणियों एवं पक्षियों के शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त रायसेन स्थित रातापानी अभ्यारण्य भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो मध्य प्रदेश में जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है उनमें रायसेन स्थित रातापानी अभ्यारण्य को भी प्रोजेक्ट टाइगर के रूप अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब आता है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के विस्तार के संदर्भ में जानते हैं कि इसका विस्तार किस किस अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में है, जैसे कान्हा किसली, फिर आता है बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी, रातापानी। इसके अंतर्गत ही प्रमुख प्रोजेक्ट टाइगर का विस्तार मध्य प्रदेश में यहाँ पर है। अब आता है राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में एक एक करके जानते हैं राष्ट्रीय उद्यानों में। सबसे पहले तो देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान का गठन जो है वह विशेष प्रकार की शरणार्थी के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये आवास आधारित होते हैं और इनके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण भी किया जाता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई और इसका जो क्षेत्र है वह कहाँ तक विस्तृत है और यह किस किस में आता है कि अभ्यारण्य है, उद्यान है, प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके अंतर्गत क्या क्या इसमें शामिल किया गया। चलिए तो देखते हैं और पढ़ते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसमें आता है कि यह मंडला तथा बालाघाट जिले में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो यह कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। वर्ष 1889 को वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो इसे 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और 1897 से 1910 तक यह अंग्रेजों का शिकार स्थल था और वर्ष 1933 में अभय वन, 1952 में अभ्यारण्य तथा 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो कब 1933 में इसे अभय वन घोषित किया गया, 1952 में अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल किया गया। तो इनके अंतर्गत शामिल किया गया। यह प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य, प्रथम उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल प्रथम उद्यान है। तो इसमें क्या किस किस के अंतर्गत शामिल किया गया? 1933 में अभय वन के अंतर्गत, 1952 में अभ्यारण्य और 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान और 1974 को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसे शामिल किया गया। और यह प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य, प्रथम उद्यान, प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर है और प्रथम उद्यान भी है। अब आता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है, जिसे वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह दा बारहसिंघा जारी किया, जिसका डिजाइन जो है वह रोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसको बनाया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वर्ष 1963 से 65 में प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ जॉर्ज स्कोलर ने वन्यजीव संरक्षण पर कार्य किया, जिसका उद्देश्य जेम्स फोर्सिस ने अपनी पुस्तक सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स में किया हुआ था, जिसका उल्लेख इसमें किया गया है। इसकी जो जेम्स फोर्सिस की जो बुक है सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स में इसका उल्लेख किया गया। अब आता है कि यहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ हालों व बंजर घाटी स्थित है। ब्रांडिर ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट कहा जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो बामनी दरार है उसे सूर्यास्त पॉइंट या सनसेट पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ बंजर व सुवर्ण नदियां भी प्रवाहित होती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवासित बैगा जनजाति को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जनजाति के रूप में जाना जाता है और इस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू के नाम पर सड़क का निर्माण भी किया गया है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू के नाम पर सड़क का निर्माण भी किया गया है और यहाँ पर जो निवासरत जनजाति है वह बैगा जनजाति आती है। यहाँ कृष्ण मृग जो है जिसे काला हिरण कहा जाता है तथा ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा भी पाया जाता है और इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले दुर्लभ बारहसिंगा को कान्हा का गहना भी कहा जाता है। तो जो यहाँ की बारहसिंगा है वहाँ इसको कान्हा का गहना भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीतल, चुटरी
नीलगाय, जंगली कुत्ते, सुअर, तेंदुआ, बारहसिंगा, सांभर या श्याम मृग, कृष्ण मृग, विशालकाय गौर पक्षी तथा सुंदर चिड़िया जिसे बामसन आदि वन्य जीव कहा पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा के अतिरिक्त कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? शेर, चीतल, छूटरी, नीलगाय, जंगली कुत्ते, सुअर, तेंदुआ, बारहसिंगा, सांभर, कृष्ण मृग, विशालकाय गौर पक्षी और सुंदर चिड़िया जिसे बामसन कहा जाता है यह पाई जाती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में वनों की विविधता को देखते हैं कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ सबसे लोकप्रिय वृक्ष इंडियन घोस्ट ट्री या कुल्लू भी पर्णपाती क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इंडियन घोस्ट ट्री या कुल्लू यहाँ पर पर्णपाती वनों क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में साल के 2 ठूंठ या बिना शाखा वाले वृक्ष होते हैं जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर साल के कौन से वृक्ष होते हैं? 2 ठूंठ होते हैं जिसे जो बिना शाखा वाले होते हैं जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक पौराणिक श्रवणताल मंडला जिले में भी स्थित है जिसे लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक निर्मित भी किया गया है। वर्ष 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार भी दिया गया तथा यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी निर्मित है। तो इसकी क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पर एक तो ये कान्हा में जो साल के 2 ठूंठ वाले जो बिना शाखा वाले वृक्ष है उसे राजा रानी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा आता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक पौराणिक श्रवणताल जो मंडला जिले में स्थित है वहाँ पर लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक भी निर्मित किया गया है और इसे वर्ष 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का भी पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ ही यही एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी स्थित होती है। अब आता है कि विश्व बैंक की सहायता से इस पार्क को या इस उद्यान में पार्क इंटरप्रेजेंटेशन योजना प्रारंभ की हुई है और वर्ष 2018 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में नौरेदहे अभ्यारण्य में पुनर्वासित किए गए हैं। तो इसके संदर्भ में है। अब जानते हैं राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के बारे में। दूसरे नंबर पर आता है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो है वह डिंडोरी जिले के शाहपुरा विकास खंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है और यह प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह देश का प्रथम जीवाश्म उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आता है कि राष्ट्रीय जो जीवाश्म उद्यान में पौधों, फलों, पत्तों, बीजों, मछलियों, नारियल एवं सुपारी के जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं जिसमें 65 लाख वर्ष पुराने हैं और यह उद्यान नीलगिरी जीवाश्म के लिए भी जाना जाता है जो अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन जीवाश्म होता है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ मुख्यतः पाम जीवाश्म व डायनासोर के अंडों के जीवाश्म पाए जाते हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थान घुघुआ है जो 6.84 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें हाइफेनेट जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो इस उद्यान की ये स्पेशलिटी है। अब आता है हमारा तीसरा उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग के उमरिया जिले में स्थित है। तो इसकी लोकेलिटी क्या है कि यह उमरिया जिले के पूर्वी भाग में स्थित है जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी और इसे 1993 और 94 में प्रोजेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर आता है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है और इसके मध्य में चरण गंगा नदी भी प्रवाहित होती है। तो यह इसके क्या है इसमें कि इसमें यह जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा इसके मध्य में जो है वह 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ किला भी है जिसके मध्य से गंगा चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है तथा इसके अतिरिक्त यहाँ पर सफेद शेर, सांभर, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, हिरण, चीतल वन्यजीव भी पाए जाते हैं। अब आता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व भी पाया जाता है जिसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में की जाती है। अब आता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर जिसे नर बाघ तथा सीता जिसे मादा बाघ सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ थे तथा इस उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया। तो चार्जर बाघ पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया हो तथा सीता यहाँ की मादा बाघ है जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेशनल ज्योग्राफिकल
मैगजीन के कवर पृष्ठ पर सीता बागिन को प्रदर्शित किया गया है और इस राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ी पर कबीर चौरा नामक स्थान भी है जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो कबीर चौरा नामक स्थान भी है जो उनके लिए पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। फिर आता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है जिसे हाथियों के निवास स्थान पर विकसित किया जा रहा है। और वर्ष 2018 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से सुंदरी बागन को उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है। अब आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश के जो विंध्य पहाड़ियों की मध्य पन्ना एवं छतरपुर जिले में के तक विस्तृत है। यह विंध्य पहाड़ियों में पन्ना और छतरपुर जिले में विस्तृत है जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इसका क्षेत्र 542.662 वर्ग किलोमीटर है और इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में वर्ष 1994 में सम्मिलित किया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी शामिल किया गया है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में शामिल किया गया है। भौगोलिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान को 3 भागों में विभक्त किया गया जिसके अंतर्गत पहला भाग आता है ऊपरी तलगांव पठार, दूसरा आता है मध्य हिनौता पठार, तीसरा आता है कैन घाटी पठार। ऊपरी तलगांव पठार, मध्य हिनौता पठार, तीसरा आता है कैन घाटी पठार। इसके अंतर्गत इस राष्ट्रीय उद्यान में कैन नदी जो है वह उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है जिसे राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है तथा इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, चिंकारा, भालू और जंगली भैंसा आदि वन्यजीव भी पाए जाते हैं। इस उद्यान में उष्णकटिबंधीय सागौन वन तथा उत्तर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। पन्ना टाइगर उद्यान जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसे विश्व बैंक की सहायता से विश्व वन्य जीव कोष या 25 अगस्त 2011 को प्रदेश में तीसरे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2017 में गिद्धों की गणना कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर तकनीक से की गई जिसके आधार पर कुल गिद्धों की जो संख्या थी लगभग 1676 रही। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान रहा जहां खजुराहो पर्यटन स्थल से नियमित विमान सेवा उपलब्ध है तथा कैन बेतवा जोड़ो नदी परियोजना के कारण यह राष्ट्रीय उद्यान का 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वह डूब गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पर्यावरण समन्वय एवं संगठन बोर्ड भोपाल की शाखा स्वीकृत है तथा इसके अंतर्गत इसमें यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन, रेप्टाइल पार्क तथा जंगली भैंसा के लिए भी प्रसिद्ध है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कैन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात भी स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ष 2016-17 के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। अब आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह वह राष्ट्रीय उद्यान है जो सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। वर्ष 1977 में 449.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेंच अभ्यारण्य घोषित किया गया है जिसमें 292.850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वर्ष 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसे वर्ष 1992 के देश के 19वां प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और वर्ष 2002 में इसका नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। यहाँ सर्वाधिक काले हिरण तथा बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, गौर हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं तथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और इसी नदी को तोतला ढोय बांध या निर्माण काल जिसका 1973 से 88 तक रहा तो को इस राष्ट्रीय उद्यान में होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से होकर गुजरता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे चर्चित स्थल काला पहाड़ स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वह 650 मीटर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी हुई है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड में विकसित किया गया है जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 में मोगली लैंड उत्सव आयोजित किया जाता है। तो मोगली लैंड उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, और इसे वर्ष 2004 में इस उत्सव को आयोजित किया गया था। अब आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया।
और 375.230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और यहाँ सर्वाधिक वन घनत्व भी पाया जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व यह राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था, जिन्होंने इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी पर सांख्य सागर, जाधव सागर आदि झीलों का निर्माण कराया था और सांख्य सागर झील को मगरमच्छ सफारी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये इसकी जो सांख्य सागर झील है वह मगरमच्छ पहाड़ी सफारी के लिए भी प्रसिद्ध है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में बरही नदी प्रवाहित होती है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन, धावड़ा एवं सलाई वन भी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से NH3 जो कि आगरा और मुंबई और NH25 जो शिवपुरी झांसी से होकर गुजरते हैं और यहाँ पर जॉर्ज कैसल नामक भवन, भदैया कुंड, सुरभला की गरही और तात्या टोपी की समाधि इसके अंतर्गत स्थित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी सिंगरौली जिले में स्थापित किया गया था, जो 466.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है और इस उद्यान को वर्ष 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक चीतल और इसके अतिरिक्त तेंदुआ, सांभर, भालू आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। इसके समीप डुबरी अभ्यारण्य, बगतरा अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का भी निर्माण हुआ है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में सोन, गोपद, बनास एवं कौरमार नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र आता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 80% साल वन, 20% मिश्रित वन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में भूईमाड़ गुफा, राजगढ़ी गिद्धा पहाड़, बड़चर बांध, ठोंगा मंदिर, रामदहा कुंड, कन्हैया दह, साथा जलप्रपात आदि दर्शनीय स्थल जो रमणीय स्थल है तथा बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड द थ्रेट असेसमेंट विंध्यन रीजन पुस्तक की इस राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता का वर्णन करती है। कौन सी पुस्तक है? बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट विंध्यन रीजन। अब आता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मड़वास के समीप भरतरी वन क्षेत्र में सफेद बाघ मोहन को 28 मई 1991 रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की ये स्पेशलिटी है। अब हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वह होशंगाबाद जिले में वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 528.729 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो वर्ष 1999 में इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। इस उद्यान में कृष्ण मृगों की जो संख्या है वह सर्वाधिक है तथा यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्यतः इंडियन बाइसन गौर पक्षी भी पाया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वन्यजीवों के अंतर्गत आता है बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, सांबर, भालू, मुंजग, हिरण, नीलगाय आदि आते हैं। मुख्यतः साल, बांस, सागौन के वृक्ष भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित वन भी पाए जाते हैं, जिसे दक्षिण भारतीय आर्द्र सागौन वन, दक्षिण भारतीय अल्प आर्द्र सागौन वन, दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन वन, दक्षिण उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म सागौन वन, दक्षिण उष्ण सूक्ष्म मिश्रित पर्णपाती वन, सूक्ष्म प्रायद्वीपीय साल वन, केंद्रीय भारतीय उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से तवा जलाशय का जलग्रहण क्षेत्र है। यह मध्य भूमि के हाईलैंड इकोसिस्टम का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को 26.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वर्ष 1999 में प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी घोषित किया गया था। अब आता है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से प्रवाहित होने वाली नदियों में तवा और देनबा नदियों के संगम पर मड़ई पर्यटन स्थल निर्मित किया गया और इसके अतिरिक्त पचमढ़ी और चूरना पर्यटन क्षेत्र भी इसके अंतर्गत स्थित है। यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रशासनिक तौर पर बस, जीप, हाथी, डोंगी, नाव आदि चलाने की अनुमति है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर पर स्थित है। अब आता है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि यह निवाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह खंडवा जिले में वर्ष 2004 में निर्माणाधीन है और जो कुल क्षेत्रफल का 651 वर्ग किलोमीटर यहाँ इसको कवर करता है। तो यह ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह खंडवा निवाड़ क्षेत्र में, यह निवाड़ क्षेत्र में स्थित है जो कि खंडवा जिले में 2004 से निर्माणाधीन है। अब आता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो कि प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यह धार जिले में
बाघ और जोवट नदी के तट पर 2 दिसंबर 2010 को स्थापित किया गया था और इसे 2010 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा इसका जो कुल क्षेत्रफल होता है वह 89.740 हेक्टेयर तक इसका क्षेत्रफल विस्तृत है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में 19 सितंबर 2015 में बाघ नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म या पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अब आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि यह 1989 में भोपाल में स्थापित किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है और इसे 26 जनवरी 1983 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर वन विहार का नाम प्रदान किया गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान और ISO द्वारा प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर स्थापित है, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मध्यम चिड़ियाघर की प्राधिकरण की मान्यता प्राप्त हुई है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई थी तथा बिहार वीथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र की भी स्थापना की गई है। वन विहार में मध्य प्रदेश का एकमात्र सब सुविधा संपन्न रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों को संरक्षण एवं चिकित्सीय सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में चीकू द्वार पर राजा भोज झील के किनारे काष्ठ निर्मित कैफेटेरिया आकर्षण का भी प्रमुख केंद्र रहा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सूक्ष्म पर्णपाती बिरल वन तथा अनेक किस्मों की घास भी पाई जाती है। तो यह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है। अब आता है हमारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसकी स्थापना पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वर्ष 1981 में श्योपुर जिले में की गई थी। यहाँ से कुनो नदी प्रवाहित होती है, जो दिसंबर 2018 में इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और इसके पूर्ववर्ती क्षेत्रफल 344.686 वर्ग किलोमीटर में 404 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र को भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा आदि वन्य प्राणी तथा धावड़ा, महुआ, सलैया, पलाश, बेर आदि वृक्ष इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके उद्यान के अंतर्गत इस उद्यान में आता है कि यह गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों की पुनर्वासित किया गया है। जंगल गलियारा योजना पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किसली, सतपुड़ा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जोड़कर जंगल गलियारा योजना भी इसके अंतर्गत बनाई गई है। अब आता है अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में। अभी तक हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं अभ्यारण्य के बारे में कि सबसे मध्य प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना है का गठन एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात ये जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं उसे विशिष्ट प्रजाति आधारित भी होते हैं। प्रदेश में प्रथम अभ्यारण्य जो है वह कान्हा किसली है, जो 1933 में इसे स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसमें कुल 31 अभ्यारण्य स्थापित हैं। अब पढ़ते हैं सबसे पहले अभ्यारण्य के बारे में, जो कि है नौरोदेही अभ्यारण्य। नौरोदेही अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में सागर जिले में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 1197.04 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नर्मदा का कछारी क्षेत्र है। इस अभ्यारण्य में बाघ, सांबर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली भैंस आदि इस वन्य जीव के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वास करने की भी योजना संचालित की जा रही है और वर्ष 2018 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ और शेर लाकर पुनर्वासित किए जाने की योजना भी इसके अंतर्गत प्रस्तावित है। अब आता है राला मंडल अभ्यारण्य के बारे में। राला मंडल अभ्यारण्य वर्ष 1989 में इंदौर में स्थापित किया गया, जो वर्ष 234 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र, जिसे वर्ष 2017 में और प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और इस अभ्यारण्य में मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, भालू आदि वन्य प्राणी तथा सागौन, चंदन, बबूल और बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कि जो वर्ष 2017-18 में राला मंडल अभ्यारण्य को प्रदेश का दूसरा तितली पार्क तथा बेम्बू सेंटर नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। अब आता है सरदारपुर अभ्यारण्य के बारे में कि सरदारपुर अभ्यारण्य वर्ष 1983 में खरमोर पक्षी के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए धार जिले में स्थापित किया गया था, जो कि 348.121 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्ष 2005 में यहाँ पर दूधराज, सुल्ताना बुलबुल और खड़तीतर को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है इसके अंतर्गत। अब आता है सैलाना अभ्यारण्य के बारे में।
और सिरपुर जो तालाब इंदौर में स्थित है उसे वर्ष 2012 में पक्षी विहार के रूप में निर्मित करने का निर्णय लिया गया था। अब पढ़ते हैं सैलाना अभ्यारण्य के बारे में। सैलाना अभ्यारण्य जो है वो तो रतलाम जिले में स्थापित है, जो कि 1983 में इसे स्थापना की गई थी। यह अभ्यारण्य जो है वह खरमोर, दूधराज, सुल्ताना बुलबुल, खड़तीतर या पैराडाइज फ्लाई कैचर के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली ने इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाली नवासी पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तक का भी लेखन किया गया और यह अभ्यारण्य काठियावाड़ गिर के सूखे पर्णपाती जंगलों को इकोलॉजियन के एक भाग के रूप में भी जाना जाता है। अब आता है घाटी गांव अभ्यारण्य के बारे में कि घाटी गांव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में ग्वालियर जिले में 510.640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। यह सिंधिया तोमर राजवंश की शिकार क्षेत्र है तथा इस अभ्यारण्य में शाही बुलबुल या सोन चिड़िया को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ पर चिंकारा नीलगाय, वन्य प्राणी और खैर पलास, धावड़ा, धामन आदि वृक्ष भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब आता है करेरा अभ्यारण्य के बारे में। करेरा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में शिवपुरी जिले में की गई, जो 202.210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभ्यारण्य में महुअर और बखेदरी नदियां प्रवाहित होती हैं और इस अभ्यारण्य के प्रमुख रूप से सोन चिड़िया जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत सांभर, चीतल, चिंकारा, भारतीय उल्लू, नीलगाय आदि वन्य प्राणियों को संरक्षण भी दिया जाता है। अब आता है चंबल अभ्यारण्य के बारे में। चंबल अभ्यारण्य की जो स्थापना है वर्ष 1978 से 89 के बीच में की गई थी। यह प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है, जिसमें भिंड, मुरैना, धौलपुर जो कि राजस्थान में स्थित है, इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ तक इसका विस्तार है। इसका कुल क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है और इस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। डॉल्फिन के संरक्षण के साथ साथ यह घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुआ, उदबिलाव आदि के वन्य प्राणी भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में बबूल, खैर, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं कि जो कि वर्ष 2017 में कछुओं को भिंड के बटही घाट के संरक्षण में दिया गया था। 2 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा इस राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र भी घोषित किया गया। अब आता है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में कि मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर 23 सितंबर 1981 को सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया था, जो सीधी सतना सिंगरौली जिले में की सीमा पर 83.684 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस प्रमुख रूप से घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ आदि प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति भी पाई जाती है। अब आता है कैन अभ्यारण्य के बारे में। कैन अभ्यारण्य की स्थापना जो है वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल का 45.201 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और तथा इस अभ्यारण्य में घड़ियाल, मगरमच्छ को संरक्षण प्रदान किया जाता है और वर्ष 2017 में इसमें गिद्धों का संरक्षण भी प्रस्तावित किया गया था। अब पढ़ते हैं खिवनी अभ्यारण्य के बारे में कि खिवनी अभ्यारण्य की जो स्थापना है वर्ष 1955 में देवास जिले में की गई थी और यह अभ्यारण्य 143.778 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अब आता है कि खिवनी अभ्यारण्य जो है वहां पर तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, हिरण आदि वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ सागौन, धावड़, खैर, शीशम के वृक्ष भी या बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में बालगंगा नदी का उद्गम होता है, जिस पर शंकर खो जामनेर जलप्रपात भी निर्मित किया गया है। तो यह अभ्यारण्य किस नदी का उद्गम होता है? बालगंगा नदी का इस अभ्यारण्य के अंतर्गत उद्गम होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के बारे में। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1974 में राजगढ़ जिले में किया गया था और 57.190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ व राजगढ़ स्टेट के राजाओं के शिकार के लिए भी आरक्षित था तथा इस अभ्यारण्य में मुख्यतः बुलबुल, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, मोर, मगरमच्छ आदि वन्य प्राणी तथा सागौन, धावड़ा, खैर, अर्जुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में सोनार और पार्वती नदियां प्रवाहित होती हैं और इस अभ्यारण्य में चिड़ी खो झील भी स्थित है। अब आता है खो अभ्यारण्य के बारे में। गो अभ्यारण्य जो कि आगरमालवा के सुसनेर में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2012 को की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 472.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर
विस्तृत है। अब आता है गांधी सागर अभ्यारण्य के बारे में कि गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना जो है वह वर्ष 1974 में नीमच और मंदसौर जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य 368.620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है तथा चंबल नदी गंगा की जो सहायक गंगा सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, जल पक्षी, नीलगाय और गिद्ध को संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। अब आता है कालीभीत अभ्यारण्य के बारे में, जो कि बैतूल जिले में स्थित है। कालीभीत अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा को बनाने की योजना प्रस्तावित की गई है। इस अभ्यारण्य में काले भालू एवं चीते का संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। यह कालीभीत अभ्यारण्य के अंतर्गत है। अब आता है दुर्गावती अभ्यारण्य के बारे में। दुर्गावती अभ्यारण्य के संदर्भ में जानते हैं कि इस अभ्यारण्य की जो स्थापना है वर्ष 1997 में की गई थी, जो 23.277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है तथा इस पर सांभर, नीलगाय, भालू, प्रमुख वन्यजीव या धावड़ा, साज, बीज, सागौन, पलास आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अब आता है सिंघोरी अभ्यारण्य के बारे में। सिंघोरी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में की गई थी, जो कि 287.915 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय सम्मिलित है तथा वनस्पतियों में सागौन के वन भी प्रमुख होते हैं। इस अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है और यह अभ्यारण्य प्रागैतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है तथा इसमें मृगैनाथ की गुफा, जामवंती गुफा, चौकीगढ़ किला आदि इसके दर्शनीय स्थल रहे हैं। तो इसके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? मृगैनाथ की गुफा, जामवंती गुफा, चौकीगढ़ किला इसके अंतर्गत दर्शनीय स्थल आते हैं। अब आता है पचमढ़ी अभ्यारण्य के बारे में कि अभ्यारण्य 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया है। यह 491.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। केंद्र सरकार द्वारा इसे वर्ष 1999 में तथा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक कृष्णमृग पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर आदि वन्यजीव भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब आता है बौरी अभ्यारण्य के बारे में कि बौरी अभ्यारण्य की जो स्थापना है 1865 में होशंगाबाद में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल जो है वह 485.715 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और इस अभ्यारण्य में स्थित वन क्षेत्र भारत के सबसे पुराने जंगलों के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, सांवर, चीतल, गौर हिरण, जंगली सुअर आदि वन्य प्राणी तथा साल, सौगुन, तेंदुपत्ता, बांस इत्यादि के वन भी पाए जाते हैं। अब आता है कि इसके अंतर्गत इस अभ्यारण्य में सबसे मोटे तने और सागौन या साल वृक्ष सबसे अच्छी प्रजाति वाले बांस, डेंड्रोकॉमिस्ट्रिक आदि भी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत यह पाए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट अभ्यारण्य मोगली पेंच अभ्यारण्य के बारे में। मोगली पेंच अभ्यारण्य, यह जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यह सिवनी छिंदवाड़ा जिले में है तथा जो कि 118.473 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली मुर्गी, जंगली सुअर आदि वन्य प्राणी और साल, सागौन, जामुन, बांस और तेंदुपत्ता वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आता है फैन मिनीकोर अभ्यारण्य के बारे में। इसकी स्थापना 1983 में की गई, मंडला जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य जो है वह 110.740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पर तेंदुआ, शेर, चीतल, सांभर आदि वन्य प्राणी, साल, सांगुर, तेंदू, बेल आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अब आता है पनपठा अभ्यारण्य के बारे में। पनपठा अभ्यारण्य जो है वह वर्ष 1983 में शहडोल उमरिया जिले में की गई थी, जो कि 245.842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, हिरण, वन्य प्राणी तथा साल, बांस, तेंदुपत्ता, बीजा, खैर आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट अभ्यारण्य आता है ओरछा अभ्यारण्य के बारे में। ओरछा अभ्यारण्य जो है वह इसकी स्थापना 1994 में टीकमगढ़ जिले में की गई थी। यह बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। यह अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वह 44.9 से 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसे पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य के बारे में। यह अभ्यारण्य जो है, यह अभ्यारण्य डुबरी अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में सीधी जिले में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 364.693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभ्यारण्य में
गोपद, बनास, सोन नदियां प्रवाहित होती हैं और इस अभ्यारण्य को प्रमुख रूप से बाघ, चीतल, सांभर, तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा आदि के वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। अब आता है बगदरा अभ्यारण्य के बारे में। बगदरा अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थापित है, जो कि 478 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पर तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा, नीलगाय आदि वन्य प्राणी, तेंदुपत्ता, सागौन, खैर, धावड़ आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अब आते हैं गंगऊ अभ्यारण्य के बारे में। गंगऊ अभ्यारण्य जो है वो पन्ना जिले में स्थित है तथा जो कि 78.536 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा आदि वन्य प्राणी तथा सागौन के वन पाए जाते हैं और इस अभ्यारण्य में जंगली भैंसे का प्रदान किया जाता है। अब आता है दूसरा अभ्यारण्य आता है रातापानी अभ्यारण्य के बारे में। रातापानी अभ्यारण्य की जो स्थापना है वर्ष 1976 में सीहोर एवं रायसेन जिले में की गई थी। इसका अभ्यारण्य 825.907 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल और नीलगाय आदि वन प्राणी पाए जाते हैं और इस प्रदेश का यह एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। अब आता है प्रस्तावित अभ्यारण्य के अंतर्गत अभ्यारण्य है जैसे मयूर अभ्यारण्य, वो जो इसका नगर जो है वह मेघनगर झाबुआ में है। कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य जो अलीराजपुर में है। फिर आता है मानदहता अभ्यारण्य खंडवा में है। सुरमेनिया अभ्यारण्य वह खंडवा में है। फिर आता है बशामन मामा अभ्यारण्य जो है वह भी सिरमौर रीवा में स्थित है। तो ये प्रमुख अभ्यारण्य है जो कि प्रस्तावित है। अब जानते हैं टाइगर सफारी के बारे में। टाइगर सफारी के संदर्भ में देखते हैं कि वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू स्थापित किया गया। यह प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व सफारी है। इस टाइगर सफारी में सर्वप्रथम विंध्या नामक सफेद बाघिन को वन विहार भोपाल से पुनर्वासित किया गया, जो वर्तमान में कानन पेड़री बिलासपुर से तथा मैत्री बाघ जू भिलाई में से सोनम एवं गोपी नामक सफेद शेर भी पुनर्वासित किए गए हैं। तथा इसमें राज्य से संबंधित जो प्रमुख संस्थान हैं उनको जानते हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है। जैसे पहला नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रदेश में प्रदूषण निवारण के उद्देश्य से जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 23 सितंबर 1974 को मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, जिसका नाम 1 नवंबर 1980 को परिवर्तित कर मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण या नियंत्रण बोर्ड रखा गया, जिसका मुख्यालय जो है वह भोपाल में स्थित है। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम के बारे में जानते हैं तो यह है जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम 1974 है, जल प्रदूषण या नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वायु प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम 1981, परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन हड़तालन और सीमा पारीय संचलन नियम 2008, परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण भंडारण और आयात नियम 1989, जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998, अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन या प्रहस्थ नियम 2011, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हड़तालन नियम 2000, बैटरी प्रबंधन या हड़तालन नियम 2001 इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है मध्य प्रदेश में अनाशय अपशिष्ट नियंत्रण अधिनियम को 2004 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन एवं विक्रय पर 24 अप्रैल 2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। परिवार नियोजन एवं समन्वय संगठन नेक्स्ट संगठन है। इसकी जो स्थापना है इसे 5 जून 1981 में इसकी स्थापना आवास और एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत की हुई थी। यह एक स्वशासी संस्था के रूप में कार्यरत है और यह संगठन पर्यावरण से संबंधित परामर्शी कार्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में विकास एवं संस्थाओं के उत्थान के रूप में कार्य करता है। अब आता है मध्य प्रदेश की झील संरक्षण प्राधिकरण के बारे में कि प्रदेश में झीलों के संरक्षण, झीलों और अन्य जलाशयों के उचित प्रबंधन एवं संरक्षण के उद्देश्य से 26 मई 2004 को मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव की सहायता से भोपाल के बड़े और छोटे तालाबों में वर्ष 1995 से वर्ष 2004 तक भोज वेटलैंड परियोजना का क्रियान्वयन भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्रभूमि की सूची में वर्ष 2002 में राजा भोज झील भोपाल को सम्मिलित किया गया था। अब हमारा आता है मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के संदर्भ में कि इस प्रभाव आकलन प्राधिकरण आकलन का जो इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3
के क्लॉज 3 और 14 सितंबर 2006 को अनुसरण में प्रदत्त नियम 1533 के क्लॉज ई के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन 10 अक्टूबर 2017 को किया गया था तथा इसके अंतर्गत यह आता है। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के बारे में कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 को अब धारा 63(1) के अनुसार 17 दिसंबर 2004 के मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम अधिसूचित किया गया था और इसके अंतर्गत 11 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया और इसके अंतर्गत इस बोर्ड का जो उद्देश्य है वह जैव विविधता का संरक्षण संवर्धन सुनिश्चित करना है और मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क नागौद सतना जैव प्रौद्योगिकी पार्क तथा जैव ऊर्जा पार्क में रीवा में स्थिति इसके अंतर्गत आती है। अब आता है मध्य प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में। मध्य प्रदेश का जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वह पचमढ़ी है जो कि होशंगाबाद में स्थित है और जिसे 3 मार्च 1999 को केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में इसे यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। वह आता है दूसरे नंबर पर पन्ना जिसे 25 अगस्त 2011 को केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया और 2020 को यह विश्व नेटवर्क की मान्यता प्राप्त स्थल में से बार जैव आरक्षित क्षेत्र भी बन गया। फिर आता है अचानकमार अमरकंटक जो कि अनूपपुर में स्थित है जिसे 30 मार्च 2005 को केंद्र सरकार द्वारा इसे घोषित किया गया। अब जानते हैं मध्य प्रदेश जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में कि जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 एवं राज्य जैव विविधता नियम 2004 के अंतर्गत प्रदेश में 2 जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में आता है जैसे पातालकोट छिंदवाड़ा में और नरू पहाड़ जो कि सतना में स्थित है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड के बारे में कि मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसका गठन 17 जुलाई 2005 को किया गया। इस बोर्ड के द्वारा 144 क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया जिसमें 99 मनोरंजन क्षेत्र तथा 13 वन्य प्राणी क्षेत्र सम्मिलित हैं। अब आता है आपदा प्रबंधन के बारे में कि आपदा प्रबंधन का जो आशय है वह आकस्मिक मानवजनित तथा प्रकृतिजनित विपदाओं से निपटने संसाधनों को योजनाबद्ध उपयोग करना तथा इन आपदाओं से होने वाली क्षति या हानि को कम करना है। यह आपदा प्रबंधन के संदर्भ में है। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। यह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। इस अधिनियम को 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 5 सितंबर 2007 के अंतर्गत किया गया। अब आता है आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में। इसका गठन 1987 में भोपाल में रासायनिक आपदा के प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था। यह संस्थान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभिन्न आपदा संबंधी दिशा निर्देशों के निर्माण में तथा आपदा संबंधी नीति निर्धारण के सहयोग से करता है। अब आता है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में कि भोपाल गैस त्रासदी जो है उसे वर्ष 1965 में स्थापित अमेरिका की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड या यूका ने 2002 से 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव से लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा इस भोपाल गैस कांड के अंतर्गत भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है और यह घटना भोपाल जिले में 36 बाढ़ सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुए और वर्ष 2014 में भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित एक फिल्म भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन प्रदर्शित की गई थी। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है वनों का विस्तार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है। जो ऑप्शन ए आता है 24.39, ऑप्शन बी आता है 29.87, ऑप्शन सी आता है 30.72, ऑप्शन डी आता है 27.43। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए आएगा कि इसकी 1982 में की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश बांस मिशन एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा कि इसकी जो स्थापना एवं गठन 15 जुलाई 2013 को की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि इसे 1955 में स्थापित किया गया था।
अब आता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी है वह सही होगा कि इसके अंतर्गत चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब आता है क्वेश्चन कि मोगली महोत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए आएगा कि मोगली लैंड का जो है वह पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। फिर इसका 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा कि जिसमें यह 15 नवंबर 1974 को मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि वर्ष 2016 में देश का प्रथम टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर होगा सतना, ऑप्शन डी आएगा। अब आता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया। तो इसमें इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कि 23 सितंबर 1974 को। अब क्वेश्चन आता है कि 10वें नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्रभूमि सूची में राजा भोज झील को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा कि इसे 2002 में सम्मिलित किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी कब घोषित किया गया। यह 3 मार्च 1999 को घोषित किया गया। इसी के साथ ही आपका उत्तर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर इस टॉपिक के साथ साथ इस पार्ट के साथ साथ यह टॉपिक भी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।